रामपुर गांव का सरपंच गोविंद बहुत समझदार आदमी था। गांव में जब भी कोई घटना घटती तो सबसे पहले उसे खबर दी जाती। एक दिन सुबह एक औरत घबराकर भागती हुई गोविंद के पास आई। सरपंच जी, मेरे पति काशी कल रात हाट गए थे, अभी तक नहीं आए। आ जाएगा तेरा पति, क्यों चिंता कर रही हो? पीने का शौकीन है, कहीं पड़ा होगा पीकर। नहीं सरपंच जी, मेरे पति ने व्रत रखा है कुछ दिन का, वह पीकर कहीं नहीं पड़ा होगा। कल हॉट में उसे मीठू के पापा सरिया मिले थे, सबसे अंत में वही उनसे मिले थे। अरे दीवान जी, जरा सरिया को तो बुलाइए। दीवान जी भी सरपंच की तरह समझदार आदमी थे। सरिया सरपंच जी से मिलने आता है। बताओ सरिया, तुम काशी से आखिर बार कहाँ मिले थे? सरपंच जी, मैं काशी से कल हाट में मिला था, वहाँ से थोड़ा साथ चलकर मैं घर की तरफ चल दिया और काशी जमींदार के बागान की तरफ चल दिए। लेकिन वह बागान की तरफ क्यों गया? उसके घर का तो दूसरा रास्ता भी है, मैंने सबको वहाँ जाने के लिए मना किया है। जी सरपंच जी, मैंने उसको आपकी कही बात याद दिलाई, पर उसने कहा कि बागान की तरफ से घर का छोटा रास्ता पड़ता है, वह जल्दी पहुँच जाएगा। उसने मेरी बात नहीं मानी और बागान की तरफ चल दिया। ठीक है, 1 घंटे के बाद सब यही मिलते हैं और हम बागान की तरफ खोज करेंगे। 1 घंटे के बाद सरपंच जी के घर काशी की पत्नी सरिया, दीवान जी और गांव के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और काशी को ढूंढने बागान की तरफ जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी किसी को ना तो काशी मिलता है, ना ही उसका कोई सामान। उसे ढूंढने में शाम हो जाती है। सरपंच सबको घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि सबका मानना है कि शाम ढलने के बाद बागान के नीम के पेड़ पर भूत आ जाता है। अब तक रामपुर के करीब 25 लोग गायब हो चुके थे, जिनका कोई अता पता न था। ताज्जुब की बात यह थी कि कई बार उस पेड़ को काटा गया, लेकिन आम पेड़ों के मुकाबले वह पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता था। डर की वजह से उस बागान के पास से शाम के बाद कोई नहीं गुजरता था। अब क्या होगा सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, तुम परेशान मत हो और जाकर थाने में अपने पति के लिए रिपोर्ट लिखवाओ। तभी मछुआरा शंकर दौड़ता हुआ आता है। मैं बागान के पास नदी किनारे मछली पकड़ रहा था कि तभी नीम के पेड़ के पास एक एक करके मुझे गांव के सभी गायब हुए 25 लोग दिखाई दिए। ऐसा कैसे हो सकता है शंकर? हम सब बागान की तरफ से ही आ रहे हैं, हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ सरपंच जी, सब लोग एक एक करके सफेद धुएं में बदलते गए और थोड़ी ही देर में गायब हो गए। तभी वहाँ इंस्पेक्टर चौबे आ जाते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही काशी की बीवी से आपके पास रिपोर्ट लिखवाने को कहा था। क्या कुछ जानकारी है आपको गांव में जो घटना घट रही है? मुझे सब पता है, इसलिए मैंने बागान के पास एक छोटी सी चौकी तैयार करवा दी है। वहाँ 2 हवलदार अल्टन और पलटन भी तैनात कर दिए गए हैं। शंकर मछुआरे ने कुछ देर पहले ही गांव के गायब हुए लोग देखे, वह सब अचानक से सफेद धुएं में बदल गए और गायब हो गए। शंकर ठीक कह रहा है, मैंने भी सुना है कि गांव के लोग देखे गए हैं जो सफेद धुएं में बदलकर गायब हो गए। आप गांव वालों को सख्ती से कहलवा दीजिए कि दिन ढलने के बाद कोई भी बागान के पास से ना गुजरे। तभी गांव के साहूकार बाबूलाल अपनी आलीशान गाड़ी में वहां आते हैं। अरे आइए बाबूलाल जी, इंस्पेक्टर साहब और मैं आपके बागान में होने वाले हादसों की ही बात कर रहे थे। अरे मैं भी क्या करूं, आए दिन उस भूतिया पेड़ के किस्से सुनता रहता हूँ, सोचता हूँ उसको जड़ से ही उखड़वा दूं। हाँ, शायद यही सही तरीका है। सरपंच जी, यह कुछ राशन और पैसे उस औरत को दे दीजिए। बाबूलाल जी, मेरे हिसाब से आप काशी की पत्नी को खुद ही यह सामान दे दीजिए, अच्छा रहेगा। मैं दे देता, पर कुछ जरूरी काम से जल्दी निकलना है। आज नेताजी के साथ कुछ खास बातें करनी है। बाबूलाल जी कितने नेक इंसान है, सबका ध्यान रखते हैं। उधर चौकी पर अल्टन और पलटन। अरे पलटन जी, कहाँ के रहने वाले हो? अल्टन जी, हम तो यूपी के हैं, और आप कहाँ से हैं? हम तो उत्तराखंड से हैं। एक बीड़ी मिलेगा क्या भाई? बहुत ठंडा है, ऊपर से यह डरावना भूतिया पेड़ है। अल्टन भाई, बात तो सही है, डर तो मुझे भी लग रहा है। अजीब सी ड्यूटी मिली है, चोर नहीं भूत को पकड़ो।
क्यों पलटन जी, क्या आपको भी इस भूतिया पेड़ की कहानियां पर भरोसा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो है। मेरे भाई का लड़का बता रहा था कि एक दिन जब वह बागान के पास से गुजर रहा था तब उसने इस भूतिया पेड़ पर बहुत सारा सफेद धुआं देखा था। पता नहीं भाई, मुझे तो लगता है मनगढ़ंत अफवाह है। मैं तो बहुत बहादुर हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, तुम बागान के पास और मैं चौकी के पास पहरा देता हूँ। ना तुम्हें डर लगेगा ना मुझे कोई चिंता होगी। ठीक है ठीक है भाई। तो चलो फिर अपनी अपनी जगह जाकर तैनात होते हैं। कुछ बात लगे तो बता देना। कुछ समय बीता ही था कि अल्टन भागता हुआ बागान से बाहर पलटन के पास आता है। अरे अल्टन जी, तुम बागान से भागते हुए क्यों आ रहे हो? वो भाई, मुझे जरा प्यास लगी थी। तो तुम्हारी पानी का बोतल कहाँ है? मेरा पानी लेने क्यों आए हो? अरे क्या पलटन भैया, मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया। दूर हैंडपंप है और मैं मुझे वहां जाते हुए डर लग रहा है। अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? मुझे तो लगा था बाहुबली के अवतार हो, तुम तो डरपोक निकले। चलो हैंडपंप तक चलते हैं पानी भरने। अल्टन हैंडपंप से पानी भरने लगता है और पलटन वहीं खड़ा उसको टॉर्च से रोशनी दिखाता है। तभी एक खरगोश अल्टन के पास से दौड़ता हुआ गुजरता है। अल्टन डर के मारे पलटन के ऊपर गिरता है। पलटन भैया, भूत भूत बचाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे डरपोक, वहाँ कोई भूत नहीं है, बल्कि एक खरगोश तुम्हारे पास से निकला है। मैंने खुद उसे देखा है। नहीं भैया, मुझे आज ही अपने पास चिपका लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? तभी वहां तेज हवा चलने लगी और जोर जोर से बादलों के गरजने की आवाज आती है। अल्टन डर के मारे पलटन को जोर से जकड़ लेता है। अबे लल्टन भाई, क्या क्या किया? सारा पानी मेरी वर्दी पर गिराकर गीली कर दी। क्या करूं भैया, वह बादल का गरजना सुन के मैं भागा और बोतल का ढक्कन लगाना ही भूल गया। माफ करना भैया। चलो चौकी में चलो और कपड़े सुखा लो। दोनों चौकी की तरफ जाते हैं। अल्टन खटिया पर, पलटन नीचे चटाई पर सो जाते हैं। तभी फिर से जोर जोर से बादल गरजते हैं। उसके डर से अल्टन उठकर भागने लगता है और उसके पीछे पलटन भी। अरे पलटन भैया, क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? अरे पलटन भाई, बहुत तेज भूत चिल्ला रहे हैं, मैं तो वापस थाने जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम थाने की तरफ नहीं, बागान में जाने के रास्ते की तरफ जा रहे हो। वहाँ कोई भूत की आवाज नहीं, बल्कि बादल गरज रहे थे। लेकिन बहुत डरा हुआ अल्टन पलटन की बात नहीं सुनता और बागान के अंदर की तरफ चला जाता है। परेशान होकर पलटन वापस लौट आता है। वहां पहुंचकर वह इंस्पेक्टर साहब को सारा किस्सा सुनाता है। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले और इंस्पेक्टर साहब अल्टन को ढूंढने बागान की तरफ जाते हैं। क्या करें इंस्पेक्टर साहब, पहले तो सिर्फ गांव वाले गायब हुए, लेकिन अब तो पुलिस वाले ही गायब हो गए। तहकीकात से तो कुछ पता नहीं चल सका। अब तो हमें पिछले गांव के मशहूर बाबा रामलाल जी की मदद लेनी होगी। इस मकान में कितने गांव वाले, पलटन और जानवर गायब हो गए हैं। थोड़ी देर बाद एक गांव वाला बाबा जी को बागान के पास लेकर जाता है। वह एक हवन कुंड तैयार करते हैं और उसमें कुछ बूटी सी चीज डालकर बताते हैं। जय भैरव, आज से 10 साल पहले उस बागान में एक आदमी की हत्या करके उसे वहां गाड़ दिया गया था। उस आदमी की आत्मा लोगों को गायब करके अपने वहां होने का सबूत दे रही है। यह आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? हत्या के बारे में तो कभी नहीं सुना। एक बार एक चोर के बारे में सुना था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं साफ देख सकता हूँ कि वह आदमी चोर नहीं था और उसकी हत्या की गई थी। जब तक हत्या नहीं पकड़ा जाएगा, उस आदमी की अतृप्त आत्मा ऐसे ही सबको गायब करती रहेगी। तो बाबा जी, इसका कोई उपाय होगा? सब गांव वालों को मेरे पास लेकर आओ, सिवाय बच्चे, बुजुर्ग और बीमार के। सरपंच के कहने पर सारे गांव वाले बाबा जी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा जी, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं? कोई रह तो नहीं गया? नहीं सरपंच जी, सब आ गए हैं, बस बाबूलाल नहीं है। पलटन जाओ, बाबूलाल को लेकर आओ। पलटन और एक गांव वाला बाबूलाल को लेने जाते हैं। आइए बाबूलाल जी, आप यहाँ मेरे पास आकर बैठिए। बाबा जी, पूजा शुरू कीजिए। अब थोड़ी देर में हवन कुंड से एक फूल निकलेगा और उस हत्यारे के सर के ऊपर मंडराएगा। 2 मिनट में उसे हत्यारे ने अगर अपना गुनाह कबूल नहीं करा
तो उस फूल से पंखुड़ी की जगह आग बरसेगी और मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। सरपंच, यह क्या ढकोसला है भाई? मैं इन बातों को नहीं मानता। मेरे पास जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। अरे बाबूलाल जी, थोड़ी देर की तो बात है, फिर चले जाना। हवन कुंड का फूल उड़कर बाबूलाल के सर पर मंडराने लगता है। यह क्या मजाक है बाबा जी? मैंने पहले ही कहा था, जल्दी से अपना गुनाह कबूल करो, नहीं तो 2 मिनट में तुम्हारे ऊपर आग बरसेगी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। 10 साल पहले उस आदमी की मैंने ही हत्या करी थी। मैंने अपने भाई का खून करा था और उसकी लाश को छुपा रहा था, तो उस आदमी ने देख लिया था। मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए कुदाल से मैंने उसकी हत्या कर दी थी। उसको वही गाड़ दिया था। वह बेचारा तो भगवान का ध्यान कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब बाबूलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी हवन कुंड के ऊपर सबको उस आदमी की परछाई नजर आती है। मैं चाहता था सबको मेरी हत्या के बारे में पता चले, इसीलिए मैं लोगों को गायब करता था, ताकि कभी न कभी सच सबके सामने आए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मारने के अलावा क्या कोई और उपाय नहीं है? हत्या करना तो पाप ही है ना, चाहे किसी की भी हो। नहीं, आज तक यह समाज में बहुत दयावान और इज्जत वाला बनता आया है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी उस आदमी की परछाई बाबूराव के चारों तरफ जोर से घूमती है और एक सफेद धुआं आ जाता है। उसमें बाबूराव गायब हो जाता है और सफेद साथ साथ परछाई भी उसके गायब हो जाती है। आज मेरा न्याय पूरा हुआ। गांव वालों को तभी एक सफेद बवंडर अपनी तरफ आता नजर आता है। उसमें से एक एक करके सारे गांव वाले, जानवर और अल्टन निकल कर आते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। बाद में उस भूतिया नीम के पेड़ को जड़ से खत्म कर वहां बच्चों के लिए झूला लगवा दिया जाता है।